हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब परिवार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञान का 9वां अध्याय प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश को समझते हैं कि प्रकाश और लाइट क्या है। हम सबको पता है कि प्रकाश अगर नहीं होगा तो हमको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा या फिर इसकी विशेषता यही है कि प्रकाश की उपस्थिति में हम सब वस्तुओं को देख पाते हैं, जबकि हम प्रकाश को नहीं देख पाते। प्रकाश की उपस्थिति हम सारी वस्तुओं को देख पाते हैं, पर हम प्रकाश को नहीं देख सकते। अगर अपन सफ़ेद प्रकाश की बात करें, वाइट लाइट की बात करें, तो इसमें 7 कलर होते हैं। 7 कलरों को मिला दें तो एक सफ़ेद कलर बनता है, और सफ़ेद कलर से ही स्प्रेड होके फैल के ये 7 कलर वापस बन सकता है। तो साधारणतः प्रकाश के 7 पुंज होते हैं, जिनका सबका रंग अलग अलग होता है, और उनको अगर मिला देते हैं तो वो वापस सफ़ेद बन जाता है। उसी तरह इसकी कुछ और भी विशेषताएं हैं कि इसकी चाल बहुत अधिक होती है और किसी माध्यम से ये टकराकर अपवर्तन या परावर्तन का काम करती है। तो वो सारी चीज़ें हम इस अध्याय में समझेंगे। तो इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो पहली विशेषता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। इसका उदाहरण लेते हैं कि मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग हो गई, ओके। इसके इधर एक व्यक्ति खड़ा है और इसके इस साइड भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ये व्यक्ति इसको नहीं देख सकता क्योंकि ये बिल्डिंग के पीछे खड़ा हुआ है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो इस वस्तु को ये व्यक्ति तब देख पाएगा जब इस वस्तु से प्रकाश टकरा के इसकी आंखों में आएगा। ध्यान से समझना कि इस वस्तु से अगर प्रकाश टकरा के इस व्यक्ति की आंखों में आएगा तभी ये इस वस्तु को देख सकता है, अन्यथा ये इस वस्तु को नहीं देख सकता। इसका उदाहरण कैसे लग सकते हैं कि ये हमारा कमरा है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है और यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इस व्यक्ति को ये वस्तु देखनी है तो इससे टकरा के कोई प्रकाश इसकी आंखों में आ रहा होगा तभी ये इसको वस्तु दिख रही है। अगर मैं बल्ब के ऊपर काला कपड़ा लगा दूं या बल्ब को बंद कर दूं तो इससे प्रकाश टकरा के इसकी आंखों में नहीं आएगा और ये वस्तु भी दिखाई नहीं देगी। तो इसका ये उदाहरण हम ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो सरल रेखा में गमन करता है तभी इस व्यक्ति से टकरा के प्रकाश इसकी आंखों में आना चाहिए, तभी ये व्यक्ति इसको देख पाएगा। क्योंकि बीच में एक बिल्डिंग है, इसलिए उससे जो प्रकाश है वो आर पार नहीं हो सकता। इसका एक और उदाहरण लेते हैं कि लेज़र जो होती है, लेज़र लाइट से जब अपन लेज़र को जलाते हैं, लेज़र आपने देखा होगा खिलौनों में भी आती है लेज़र लाइट, जो लाल कलर का प्रकाश पुंज दिखता है, वो हमें निश्चित तौर पे उसको देख सकते हैं कि वो एकदम सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात का क्या मतलब होता है? निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे कुछ भी ना हो, कुछ भी मतलब हवा भी वहाँ पे नहीं हो, उसको बोलते हैं निर्वात। निर्वात है कहाँ पे? जैसे ये हमारी धरती है, धरती के ऊपर वायुमंडल है, ये धरती, ये वायुमंडल। वायुमंडल के ऊपर आगे जाएंगे तो एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पे कुछ भी चीज़ें उपस्थित नहीं हैं। वहाँ पे ना गुरुत्वाकर्षण बल है और ना ही हवा है। फिर भी इतनी दूर पे सूरज है, जो सन है वो बहुत दूर है। वहाँ से जो लाइट है हमारे पास आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कोई माध्यम ना होने के कारण भी जो लाइट है हमारे पास पहुंच जाती है। एक और उदाहरण ले सकते हैं कि जब बिजली कड़कती है तो बादलों से जो बिजली के कड़कने की जो रोशनी है, जो
देखते हैं हम कि बिजली चमक रही है तो वो जो चमक है वो हमको दिखाई देती है, तो वहाँ से जो प्रकाश है वो हमारी आँखों में आना चाहिए, और वो आँखों में आएगा तभी हमको बिजली की चमक दिखाई देगी। तो वो कैसे आ रहा है, बीच में कोई माध्यम ना होते हुए भी वो हमारे पास आ जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अगली बात करते हैं कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश को हम देख नहीं पाते, परंतु इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। हमने एक उदाहरण लिया था कमरे का, उसी तरह एक और यहाँ पे देखो कि अगर इस पेन स्टैंड को, इस बच्चे को देखना है तो सूरज से लाइट इससे टकराएगी और इस बच्चे की आंखों में आएगी, तभी ये इसको देख पाएगा, वरना ये इसको नहीं देख सकता। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अगली बात करते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 के पीछे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतने मीटर प्रकाश चल सकता है। अगर इसको किलोमीटर में तोड़ें तो ये 3 जीरो हट जाएगी, मतलब 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक प्रकाश जा सकता है, मतलब ये 1 सेकेंड में पृथ्वी के बहुत सारे चक्कर लगा सकता है। तो प्रकाश की चाल इतनी अत्यधिक अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल, ये ध्यान रखना, ये याद रखने वाली चीज़ है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये वाली संख्या बन जाएगी। ये तो पता है, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, कोई भी संख्या हो, ठीक है। तो 3 लाख किलोमीटर है, 3 लाख किलोमीटर तो याद रह जाएगा। तो 3 लाख किलोमीटर को अगर 3 जीरो और बढ़ा देंगे तो वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जो अगला टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट होता है, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी माध्यम हो तो उससे टकराकर प्रकाश अगर वापस लौट आता है तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिससे वो आई है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो यहाँ पे एक सतह है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, ये माध्यम हो गया एक, ये दूसरा माध्यम हो गया, कांच के पीछे वाला दूसरा। तो माध्यम 1 से इस प्रकाश की किरण को माध्यम 2 में जाना है, पर बीच में क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है, उससे टकरा के वापस इधर आ जाएगी। तो वापस किस माध्यम में आ गई, उसी माध्यम में आ गई जिससे वो जा रही थी। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, वापस उसी माध्यम में। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश पुंज परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाता है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। और इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ये कुछ नाम ध्यान रखना, इसमें आपतित किरण बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इससे टकरा के वापस हुई, इसका क्या हुआ, परावर्तन हुआ, तो इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा के जाने वाली को परावर्तित किरण। ये भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक माध्यम से प्रकाश की किरण आई, उसको आपतित किरण कहा क्योंकि वो आ रही है, और आने के बाद परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, एक सतह से टकराती है और वापस चली जाती है जिससे वो आई है, और उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। अब यहाँ पे परावर्तन 2 प्रकार के हो सकते हैं। कैसे 2 प्रकार के हो सकते हैं कि ये इस पे निर्भर करता है कि जो सतह है
जिससे वो टकरा रही है वो किस तरह की है। तो दो तरह की सतह हो सकती है। एक तो एकदम प्लेन सतह, एकदम समतल, उससे प्रकाश की किरणें आई और टकरा के वापस चली गई। तो यहाँ पे देखो कि अगर किरणें जिस तरह से आ रही है सारी किरणें उसी तरह से वापस चली जाती है, तो इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कब हुआ? जब ये जो सतह है ये समतल हो, समतल सतह पे नियमित परावर्तन होता है। जिस कोण पे सारी जो इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरणें सब समांतर होती है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों समांतर हैं और ये तीनों किरणें भी समांतर हैं, और सतह कौन सी है? समतल सतह है। तो इस केस में नियमित परावर्तन हुआ। और विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन किसे कहेंगे? विसरित परावर्तन उसमें होता है जब सतह खुरदरी हो, खुरदरी सतह हो। खुरदरी सतह में मान लो ये एक आपतित किरण है तो ये टकरा के इधर चली गई, उसी तरह दूसरी किरण देखेंगे तो वो टकरा के दूसरी दिशा में चली गई, क्योंकि ये खुरदरा है। ठीक है, तो इसको जो दिशा मिलेगी उस हिसाब से ये टकरा के वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो आपतित किरण है वो समांतर नहीं है और परावर्तित किरण भी समांतर नहीं है। तो इस तरह से हम नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। नियमित परावर्तन समतल सतह पे होता है, जबकि विसरित परावर्तन खुरदरी सतह पर होता है। नियमित परावर्तन में आपतित किरणें समांतर होती है और परावर्तित किरणें भी समांतर होती हैं, जबकि विसरित परावर्तन में आपतित किरणें समांतर हो सकती है परंतु परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती। तो यहाँ पे चिकनीतः होने वाले परावर्तन को, चिकनीतः मतलब समतल सतह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, जबकि विषम सतह या खुरदरी सतह से होने वाले परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। सभी परिवर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, सभी परिवर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती। परावर्तन किरण एक दिशा में होती है और परावर्तन किरण एक दिशा में नहीं होती है। तो ये कुछ अंतर है जो हमको याद रखना है। अगली बात करते हैं परावर्तन के नियमों की। हमने समझ लिया कि एक माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आएगी और परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी और वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो साफ है कि ये आपतित किरण हुई, आई, इस बिंदु पे टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो इस बिंदु पे ये दोनों किरणें मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे एक अपन लंब डाल देते हैं, इसको बोलते हैं लंब। लंब किस पे? सतह पे। सतह से 90 डिग्री पे जो रेखा खींचेंगे उसको बोलते हैं लंब। और इसको एक नाम दे देते हैं अपन, ये हमने लंब डाला अपनी मर्जी से। ठीक है, इसको नाम दे दिया लंब या फिर अभिलंब। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये है लंब या अभिलंब। यहाँ से आपतित किरण आई तो आपतित किरण ने लंब के साथ एक कोण बनाया आई। इस कोण को क्या नाम दिया? आई। आई कोण को हम बोलेंगे आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। आपतन कोण क्यों? क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण बोलेंगे, क्योंकि ये आपतित किरण ने बनाया, आने वाली किरण ने बनाया। अब परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसको नाम देते हैं आर, जिसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अभी तो मैं इसका चित्र समझा रहा हूं आपको, इसके नियम दूसरे हैं। नियम भी समझेंगे, पहले चित्र को समझो। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ से आपतित किरण आई, अभिलंब के साथ कोण बनाया, उसको आपतन कोण नाम दिया। परावर्तित किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया उसको परावर्तन कोण नाम दिया। आपतित कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका नियम यह है कि प्रकाश के परावर्तन के केस में, अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो आपतित कोण
आपतित कोण कौन सा है? आई कोण, कोण आई, और कोण आर का मान हमेशा बराबर होगा। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। एक ही बिंदु पर मिलेंगे क्योंकि अभिलंब हमने वहीं बनाया है। तो ये दो नियम है, सिंपल से इनको याद रखना है। क्या नियम है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही समतल में स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। एक ही समतल का क्या मतलब है कि यह परावर्तक पृष्ठ है, मान लो यहाँ आपतित किरण आई, टकरा के इधर चली गई, हमने यहाँ पे अभिलंब बना दिया ये, ठीक है। ये तीनों जो किरणें हैं ये एक ही समतल में रहती है, ठीक है। अगला है अभिलंब के साथ आपतित किरण और परावर्तित किरण द्वारा बनने वाले कोण बराबर होते हैं। पहले कोण आई को आपतन कोण और दूसरे कोण आर को परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई और कोण आर को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये अभिलंब हो गया, यहाँ से आपतित किरण आई, मान लो इसने 30 डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री, तो ये जाने वाली किरण भी इसके साथ 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा समान रखना है, ठीक है। कोई प्रश्न पूछे आपसे कि बताओ ये समतल है, यहाँ पे अभिलंब है, यहाँ पे आपतित किरण आई, ठीक है, तो ये कोण 30 डिग्री है मान लो, तो ये कोण कितना होगा? तो हम कहेंगे कि ये कोण 30 डिग्री है साहब, तो ये कोण भी 30 होगा क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण मान बराबर होता है। और ये अभिलंब है, अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 30 है, तो ये बचा कितना? 60 डिग्री। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इस तरह ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो दो नियम है परावर्तन के, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही समतल में पाए जाते हैं, स्थित होते हैं। और दूसरा, अभिलंब के साथ आपतित किरण और परावर्तित किरण द्वारा बनने वाले कोण परस्पर बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। तो इस पार्ट में इतना ही, और अगले पार्ट में और भी चर्चा करेंगे इस चैप्टर की, और पूरा चैप्टर हम आराम से समझेंगे क्योंकि ये चैप्टर बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि एक नई चीज़ सीखने को मिलती है 10वीं क्लास में कि ये प्रकाश क्या है, कैसे हो रहा है। तो आगे जो दर्पण आएंगे, दर्पण के बाद फिर लेंस पढ़ेंगे, और फिर दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, ये सब चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। प्रकाश आवर्धन क्या होता है, इन सब चीज़ों का हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चीज़ों को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इन चीज़ों को देख पाएँ। धन्यवाद।